गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होमवर्क बता दूं। आपका होमवर्क है रेडॉक्स S1 क्वेश्चन नंबर 1 से 12। आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। एक दो बच्चों ने लिखा भी कि सर मुझे वैलेंसी फैक्टर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बट उन बच्चों का देखा उनको ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं आता निकल। IO3 माइनस में बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिया है, तो कुछ भी बोल दे रहा है हम। कुछ उसको हम क्या पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। वो कह रहा है कहाँ क्या दिया हुआ है, क्या कर रहा है। ऐसे बच्चों का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे बच्चों को कैसे इंटरटेन करें। हम जो पढ़ा रहे हैं उससे उसको कोई मतलब ही नहीं, उल्टा मुझे ही बोल रहा है कि ऐसे दिया है तो ऐसे दिया है, तो उसको कुछ नहीं आता है, तो कैसे समझ में आएगा। कुछ सवाल पिछली क्लास में रह गया था, तो पहले उसको कर लेते हैं। इस सवाल को देखिए। ये जो सवाल है ये कंसंट्रेशन टर्म के हैं। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म के हैं S2 के। ये हो चुका था शायद। हाँ, ये वाला हो चुका था। ये बता दिया था, ये तो हो चुका था। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझिए, है ना। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन को समझने में चूंकि लैंग्वेज सही नहीं है, जिसके कारण समझने में दिक्कत होगी। कह रहा है एक तरफ अल्कोहल का सोल्यूशन है, अल्कोहल का सोल्यूशन है, कितना है 60 ml है, X% वेट बाई वेट है, डेंसिटी 0.6 ग्राम पर ml है। दूसरा भी अल्कोहल का सोल्यूशन 200 ml है, 12% बाई वेट है, डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml है। कह रहा है इसी सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को बनाए। क्या कह रहा है, मस्ट बी यूज दिस सॉल्यूशन मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो जब भी लैंग्वेज ऐसा हो ना कि इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को बनाए हैं, इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाया है। इसी सॉल्यूशन को उठाकर इधर बना दिया है, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया है। तो जो अल्कोहल इसमें होगा वही अल्कोहल इसमें होगा। इसको अगर सॉल्यूशन 1 मान लिया जाए, इसको अगर सॉल्यूशन 2 मान लिया जाए, तो कह रहा है सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 बनाए। तो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 बनाए हैं, तो इसका यह मतलब है कि सॉल्यूशन 1 में जितना अल्कोहल है, ये भी नहीं कह रहा कि इसको पार्शियली लिया, इसका मतलब इतना ml सॉल्यूशन लेकर के सॉल्यूशन 2 बनाया है। इसका मतलब है कि जितना अल्कोहल सॉल्यूशन 1 में होगा उतना ही अल्कोहल सॉल्यूशन 2 में होगा। तो पूछ रहा है सॉल्यूशन 1 में कितना ग्राम अल्कोहल है, ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन 2 का अल्कोहल पहले निकाल लीजिए। 200 ml है, 12% वेट बाई वेट है, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 200 इंटू 0.9, 180 ग्राम, 12% बाई वेट है। तो मास ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल सॉल्यूट हुआ
अल्कोहल क्या हुआ, सोल्यूट। ये होगा 180 का 12%, वेट बाई वेट है, चूंकि बाई वेट है तो 12/100, और ये आएगा 18 × 12 डिवाइडेड बाई 100, 2.16 ग्राम डिवाइडेड बाई 21.6 ग्राम। तो अल्कोहल सॉल्यूशन 2 में अल्कोहल इतना है और यही सॉल्यूशन 1 में है, तो यही आंसर होना चाहिए। यही क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। आंसर आ गया। इन पूरे डाटा से कोई मतलब नहीं, इस पूरे डाटा से कोई मतलब नहीं। इस पूरे डाटा को यूज करके भी बना सकते हैं, इस पूरे डाटा को यूज करके भी बना सकते हैं, क्योंकि जब 21.6 ग्राम आ गया तो इसमें अल्कोहल निकालिए एक्स के टर्म में, उसे 21.6 के बराबर कर दीजिए और वहां से एक्स निकाल लीजिए और फिर उस एक्स से कितना अल्कोहल होगा ये निकल जाएगा। बट चूंकि हम जानते हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं कि अल्कोहल जितना सोल्यूशन 1 में होगा उतना ही सोल्यूशन 2 में होगा, तो हम सीधा सोल्यूशन 2 का अल्कोहल निकाल ले, उसमें सारे डाटा दिए हुए हैं, एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इन सारे डाटा की यूज ही नहीं होगा, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, सिमिलर सवाल है, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। एक डाइल्यूटेड वॉल्यूम इन लीटर कह रहा है, एक डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है। पहला सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड HNO3, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मान लीजिए V लीटर, लीटर में निकालना है, V लीटर मान लीजिए। 20% वेट वाई वॉल्यूम है और डेंसिटी है 1.11 ग्राम पर ml। इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है 50 ml कॉन्क सॉल्यूशन से, कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन 50 ml है। सेवेंटी % वेट बाई वॉल्यूम है और डेंसिटी है 1.42 ग्राम पर ml। कह रहा है मान लो कि ये सॉल्यूशन 1 है, मान लो ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। कह रहा है सॉल्यूशन 1 को बनाए हैं सॉल्यूशन 2 से, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 को बनाए हैं और सॉल्यूशन 1 डाइल्यूटेड है, मींस सॉल्यूशन 2 में पानी डाल के सॉल्यूशन 1 को बनाए। तो आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम कितना है लीटर में। तो ऐसा करेंगे, जितना HNO3 सॉल्यूशन 1 में होगा सोल्यूट, उतना ही HNO3 सॉल्यूशन 2 में होगा, यही फंडा होगा। सोल्यूट HNO3 इन सॉल्यूशन 1 बराबर सोल्यूट HNO3 इन सॉल्यूशन 2। अब देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना HNO3 है। तो 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है अगर 100 ml लीजिएगा तो 20 ml, 100 ml में 20 ml, तो 1 ml में 20/100, और हमारे पास कितना ml है, V लीटर है, मतलब V इंटू 1000 ml है, तो V इंटू 1000 ml में 20/100 इंटू V इंटू 1000 ग्राम होगा वेट बाई वॉल्यूम में। क्या किया, 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml में 20 ग्राम, 100 ml में 20 ग्राम HNO3, 100 ml में 20 ग्राम HNO3, तो एक में कितना, 20/100। V लीटर है, V लीटर को लिख सकते हैं V इंटू 1000 ml, इसमें होगा 20/100 इंटू V इंटू 1000। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा इतना ग्राम HNO3। तो इसे कट कर दीजिए और इधर देखिए सोल्यूट HNO3 इन सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 देखिए।
50 ml है, 70% वेट बाई वॉल्यूम है। 70% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 100 ml में 70 ग्राम, तो 1 ml में 70 बाई 100 ग्राम, तो 50 ml में 70 बाई 100 इंटू 50 ग्राम। वी कैलकुलेट हो जाएगा यहां से, और 200 वी इज इक्वल टू 35, और v इज इक्वल टू 35 बाई 200, 17.5 बाई 100, 0.175 लीटर, ये आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूछूंगा नहीं आया कि नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत आलतू फालतू बात पूछते रहते हैं, उसमें बहुत टाइम खराब हो जाता है। इस वीक खत्म करना है, जहां तक नहीं खत्म हो पाएगा नहीं। इसको देखिए, देखिए 45.4 VH2O2 है। तो आप जानते हैं ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, हम जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू 11.35, और 45.4 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.35, और मोलरिटी हो जाएगा 45.4 डिवाइडेड बाई 11.35 बराबर 4 मोल। और 500 ml है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 500 ml, मतलब हाफ लीटर। देयरफॉर H2O2 क्या हो गया? H2O2 हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 4 इंटू हाफ मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल देता है, H2O2 हो गया 2 मोल। कह रहा है मेरे पास एक H2O2 का सॉल्यूशन है जिसमें H2O2 2 मोल है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा वरुण मालवीय जो तुमने लिखा है कि डेंसिटी डाटा दिया हुआ होगा तो डेंसिटी डाटा हमें यूज करना होगा, ऐसा कभी नहीं कहा। तुम पहले जो हमें कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। मैंने ऐसा कहा कि डाइल्यूशन लॉ वाले जहां लगाते हैं m बराबर m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, उसमें डेंसिटी डाटा गिवन होगा, तो वो भी 3 डेंसिटी डाटा, 1-2 डेंसिटी डाटा नहीं, 3 डेंसिटी डाटा, तो हम ऐसा करेंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है डेंसिटी डाटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेंसिटी डाटा की रिक्वायरमेंट तब होती है जब परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन होता है, वेट बाई वॉल्यूम गिवन है, तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो प्लीज कुछ भी लिख के फिर से टाइम मेरा मत खराब करो, मैं ब्लॉक कर देता हूँ आप। सो इस सवाल में देखिए मेरे पास H2O2 2 मोल है। अब कह रहा है इसे ना एक्सपोज किया एटमॉस्फेयर में, तो H2O2 से O2 मिलेगा। जो O2 मिल रहा है 11.2 लीटर मिल रहा है, 1 atm एंड 273 केल्विन पे मिल रहा है। 1 atm एंड 273 केल्विन एनटीपी है। O2 प्रोड्यूस्ड, O2 जो प्रोड्यूस हुआ है ये हुआ है 11.2 लीटर एट एनटीपी, बराबर 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल बराबर 0.5 मोल। आपसे क्या कह रहा है? न्यू मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 का क्या हुआ ना, ये H2O बन गया और हाफ O2 बन गया, पूरा का पूरा नहीं बना, लेकिन ये 2 मोल था, हाफ लीटर था इनिशियली ये 2 मोल था, हाफ लीटर था। आफ्टर रिएक्शन के बाद ये बन गया 0.5 मोल। तो हाफ मोल O2 बनता है, तो H2O2 कितना खर्च होता है? 1 मोल। तो 2 माइनस 1, 1 मोल खर्च हो गया, 1 मोल बच गया।
Therefore molarity of H2O2, या इसी को ऐसे लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, कितना मोल बचा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, बराबर 1/2 बराबर 2 मोलर। ये आंसर है, 2 मोलर क्या है, आंसर है। किसी को, मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन बचा है, तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था हमसे वो मैंने करा दिया। तो किसी को मैंने सारे करा दिए जो भी आपने पूछा था, कोई डाउट है तो बोलो। और अब हम रेडॉक्स का होमवर्क देना शुरू किए, सो अगली क्लास में आप मुझे रेडॉक्स के सारे होमवर्क भेज दीजिएगा जहां तक दिया हूं। S1 दिया हूं, शायद क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक दिया हूं। अब आगे पढ़ाते हैं। आपको मैंने रेडॉक्स से दिया है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 दिया है। प्लीज आज का आज करना, आज का आज करना। अब देखिए, कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग। आप क्या करो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालो। यहां +2 है, हम सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकाल रहे हैं जिसमें चेंज हो रहा है। +2 है, यहां +3 है। इधर का भी वैलेंसी फैक्टर निकालो और इधर का भी वैलेंसी फैक्टर निकालो, दोनों साइड का निकालो। तो 1 × 3 - 2 बराबर 1, 1 × 3 - 2 बराबर 1 × 3 - 2 बराबर 1, 2 × 3 - 2 बराबर 2, 2 × 3 - 2 बराबर 2, 1 × 3 - 2 बराबर 1। थ्री इंटू 3 - 8/3, 1, 2 × 3 - 8/3, सॉरी 6 - 16/3, 2/3, -2 + 6। इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 6 - -2, 8। आप निकालते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। आप एक बार बताना, आप जो निकाले हो यहां तक, वो मैच कर रहा है आंसर या नहीं मैच कर रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। -2 0, वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 0 - -2, वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 0 - -2, 2। वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 6 - 4, 2, 1 × 6 - 4, 2। वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 5 - 2, कोई बात नहीं अगर आपने एक साइड का निकाला है। कृष्णा रेलवानी, Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ जादू नहीं है, पढ़ा चुका हूं मैं, तो प्लीज मत पूछो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन पे -8 हो गया ना कृष्णा, तो आयरन पे कितना होगा, +8/3। रिवाइज करने बोला था ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों नहीं रिवाइज किए?
वैलेंसी फैक्टर देखिए 1 इंटू 5 माइनस 4 1 1 इंटू 5 माइनस 4 1 आप सिर्फ आंसर लिखो प्लीज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ना पढ़ाने लग जाऊंगा। 1 इंटू 5 माइनस 1 4 2 इंटू 5 माइनस 1 8 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। वैलेंसी फैक्टर होगा 2 इंटू 2.5 माइनस 2 1 वैलेंसी फैक्टर होगा 4 इंटू 2.5 माइनस 2 2 वैलेंसी फैक्टर होगा 11। क्यों एक्सप्लेन करें भाई अनुज्ञा, क्या दिक्कत हो गई आपको 11 में? यही तकलीफ है अनुज्ञा, सब कुछ सेम चल रहा है, फिर क्यों एक्सप्लेन करें हम 11? मुझे बताओ ना, क्या ऐसा क्या है 11 में जो दिक्कत हो रही है? अनुज्ञा बोलो, क्या है ऐसा, क्या है 11 में जो दिक्कत हो रही है? दो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आया। दो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कहा? मैंने दो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। प्लीज लिखो उसका नाम, किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी में भी निकालो ना। सबका, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया हुआ हूँ इंडिविजुअल, इसका भी इंडिविजुअल एवरेज बताया हूँ। इसमें बताया हूँ 6 माइनस 2 एवरेज 2। इसमें बताया हूँ 5 5 0 0 चारों का एवरेज 2.5। क्या दिक्कत है? सब बताया हुआ है। निगेटिव नहीं होता है वैभव, पहले तो बोला था 2 माइनस 2.5 क्यों करोगे? इन सब कंपाउंड का इंडिविजुअल एवरेज सब बताया हुआ है क्लास में। आपको जब बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट रिवाइज करना, तो रिवाइज नहीं किए थे आप, तभी आप हमसे पूछ रहे। ये भाई बंद रखो यार, बंद रखो। वन इंटू जीरो माइनस माइनस 1 1 2 इंटू जीरो माइनस माइनस 1 2 2 इंटू जीरो माइनस माइनस 1 2 1 इंटू जीरो माइनस माइनस 1 1 2 इंटू जीरो माइनस माइनस 1 2 1 इंटू जीरो माइनस माइनस 1 1 1 इंटू 5 माइनस 0 2 इंटू 5 माइनस 0 2 इंटू 4 माइनस 3 2 1 इंटू 4 माइनस 3 1 1 इंटू 4 माइनस 2 2 1 इंटू 4 माइनस 2 2 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उसी का ना लेंगे देवदत्ता। शांत नहीं रहा जाता है, कहता है 11th में सल्फर का क्यों लिया? जिसका चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसी का लेते। चलिए केस 1 हो गया। 50 एग्जाम्पल कराने के बाद भी वही बात सवाल पूछते हो कि सल्फर का क्यों लिया। चलिए केस 2। केस 2 है, when two elements of the salt। एक और बात मैं कह रहा हूं, रिएक्शन लिखने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम ध्यान से बोल रहे हैं आपको, सो ध्यान से सुनिए।
रिएक्शन लिखने के लिए ये जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि ये किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मान लो आपको पता है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये SN2+ से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। तो अब आप रिएक्शन लिख सकते हैं, मैं रिएक्शन लिखना ही बता रहा हूं आपको पता है Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये पता है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चेंज हो जाता है, ये रिड्यूस होगा तो SN2+ ऑक्सीडाइज होगा। तो SN2+ आपको पता है दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ में रहता है। इसके अलावा आप K+ लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, ये रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन को लिखना याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको आगे रिएक्शन लिख के बताऊंगा भी। जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है, मुझे शायद ही कोई रिएक्शन ऐसे कहोगे तो याद है, रेडॉक्स वाले खास करके, बट मैं मोस्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन को लिख देता हूं। उसका रीजन यही है कि मुझे ये आइडिया रहता है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट से रहता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब जानना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे इतने सारे लिखे, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है, मीन्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब रियल है। जैसे C2O4 2- क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स C2O4 2- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे करके रिएक्शंस को लिख लेते हैं। अब देखिए इस सॉल्ट वाले केस में, रेडॉक्स वाले केस में, केस 2, when 2 elements of the salt undergo change in oxidation state and both of them are either oxidized or reduced. When 2 elements of the salt undergo change in oxidation state and both of them are either oxidized or reduced. किसी सॉल्ट का 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है और दोनों का या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। जैसे अपन कोई सॉल्ट लेंगे FeC2O4, ये Fe3+ बनाएगा और CO2 बनाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आयरन का दिख ही रहा है 3+ है। तो आप देखो आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, 2 एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्ट, FeC2O4 सॉल्ट है, इसका 2 एलिमेंट आयरन और कार्बन अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है, एंड बोथ ऑफ देम आर आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो बढ़ना चाहिए या दोनों का घटना चाहिए। ऐसा केस नहीं कि एक का बढ़ गया एक का घट गया, नहीं, 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, दोनों का या तो बढ़ रहा है या दोनों का घट रहा है, ये वाला केस। अब देखो कि वैलेंसी फैक्टर क्या हो। देखो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसके 1 मोल में आयरन का कितना मोल एटम, 1 मोल एटम है, इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो, प्लस इसके 1 मोल में कार्बन का कितना मोल एटम है, 2 मोल एटम है, प्लस इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो, ये आ गया 3। मुझे बताना एक बार, देखो कि मैंने वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला। बीच में प्लस का साइन दिया हूं, यही ध्यान रखना है, बीच में अपन ने प्लस का साइन दिया हूं। चाहे दोनों का ऑक्सीडेशन हो चाहे दोनों का रिडक्शन हो, वैलेंसी फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे। एक बार मुझे बताना कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 2 एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्ट, वेरी गुड, क्लियर है।
अब वैलेंसी फैक्टर यहां 3 आया है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूं कि क्वेश्चन है कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों का दो दे रहा हूं मैं, दोनों सही निकाल दिए, इसका मतलब समझ गया। पहला है Cu2s से बन रहा है Cu2 प्लस SO4 2-, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालिए। और दूसरा है As2S3 AsO4 3- प्लस SO4 2-, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालिए। दोनों सेम ही केस है, दोनों का निकाल कर बताइए कितना आएगा। सईद आपका तो सही आ रहा है, पहला तो सही आ रहा है सईद आपका। सैयद या यस आपका भी सही है। जो लोग 5 या 6 लिख रहे हैं उनका गलत है, पता नहीं कहां से निकल के आए हैं, पायजामा है क्या है समझ में नहीं आता। आदित्य तेरा सही है, हाँ आदित्य सही है तेरा। सुंदरा तेरा भी सही है, प्रियांश तेरा भी सही है। देखिए फर्स्ट बनाते हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। कॉपर यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके 1 मोल में कॉपर का 2 मोल एटम है, 2 × 2 - 1 प्लस 1 × 6 - -2, ये हो गया 2 + 8 10। अब बताना मुझे, हाँ सही आपका सही है, 28 नेक्स्ट एकदम सही है, दोनों आपने सही बना दिया, वेरी गुड। सुमांजे आपका भी सही है, सुंदरा तेरा भी सही है। अदिति कुमार तुमको सब कुछ पता कैसे चलता है, यही पूछती हो हमेशा कि सर पता कैसे चलता है। एलएचएस में किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, अदिति कुमार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आपने ना प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं पढ़ा रहे हैं, सो प्लीज जहां पढ़ाया हूं वहां जाकर के देखिए। सल्फाइड है, सल्फाइड का ऑलवेज -2 होता है, तो कॉपर का +1 होगा। आइए यहां भी सल्फाइड है, मोनोसल्फाइड है, ये तो -2 होता है, तो आर्सेनिक का +3 होगा। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जो इनको दिक्कत हो रही है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आएगा तो इस चैप्टर का ABCD वही है। बाप रे, केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआत में 3 लेक्चर दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई टोटल 0 होता है ना, सल्फाइड ऑलवेज -2 होता है, तो 0 होने के लिए कॉपर का क्या होगा, +1 होगा। फिर से डिस्टर्बेंस शुरू हो रही है, अब मैं फिर ब्लॉक कर रहा हूं। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें ये थोड़े पूछूंगा, मैं बताऊंगा अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। 28, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था 28, और बहुत सारे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रहा है, वो आराम करें प्लीज, और आराम करो तुम लोग, अभी मजे लो, सोए रहो 3-4 साल, सप्तवर्षीय योजना में आए हो तुम। हाँ चलिए, ये वाला केस हो गया। केस 3, when 2 elements of the salt undergoes change in oxidation state,
दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है एंड वन ऑफ देम is oxidized and another is reduced. When two elements of the salt undergo change in oxidation state and one of them is oxidized and another is reduced. देखिए दो एलिमेंट, सॉल्ट के दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखिए KClO3 से KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। KClO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। यहां क्लोरीन का -1 है और ऑक्सीजन का 0 है। तो KClO3 में दो ऐसे एलिमेंट हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन, जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है KClO3 में। तो ऐसे में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे केस में वैलेंसी फैक्टर हम ऑक्सीडेशन के लिए अलग निकालते हैं, रिडक्शन के लिए अलग निकालते हैं, और दोनों सेम होगा हमेशा। तो आइदर या तो आप ऑक्सीडेशन से निकाल लो या रिडक्शन से निकाल लो। वैलेंसी फैक्टर फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन ये होगा 3 into 0 - -2 6। एक मोल में ऑक्सीजन का 3 मोल एटम है, तो 3 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 -2। वैलेंसी फैक्टर फ्रॉम रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, एक मोल में 1 मोल एटम है, अब क्लोरीन 5 में से -1 जा रहा है 6। हमेशा ऐसे केस में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। किसी भी एक से आप निकाल के यहां वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं और यह होगा 6। एक बार देखना, देख के बताना समझ में आया नहीं आया। हमेशा सेम नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें निकाल के बताइए आप। NH4 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये दे रहा है Cr2O3 + N2 + H2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद भी रखिएगा तो समझ में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद रखिएगा, बहुत बार यूज होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये आपको देता है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये पटाखे में ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर इन क्रैकर्स, ग्रीन कलर इन क्रैकर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और वोल्केनो वगैरह में यही कंपाउंड डिकम्पोज होता रहता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट ही डिकम्पोज होता रहता है वोल्केनो वगैरह में। यस तेरा गलत है, सोनू झा तेरा सही है, सैयद से तेरा सही है। 8 जो लोग निकाले हैं सबका गलत है, 6 जो लोग निकाले हैं सबका सही है। देखिए हो क्या रहा है, नाइट्रोजन का -3 है और क्रोमियम का +6 है। यहां क्रोमियम का +3 है और नाइट्रोजन का 0 है। वैलेंसी फैक्टर फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मोल एटम है? तो 2 मोल एटम है, इंटू हाई माइनस लो बराबर 6। वैलेंसी फैक्टर फ्रॉम रिडक्शन ऑफ क्रोमियम बराबर, एक मोल में कितना मोल क्रोमियम का एटम है? 2 इंटू हाई माइनस लो 6 - 3 6। 1 प्लस तो कुछ होना ही नहीं है रेसु, 1 प्लस तो कहीं बताया ही नहीं था इस केस में।
एनीवे पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम लोग। आगे देखिए, केस 3 हुआ होगा ये, हाँ केस 4। वैलेंसी फैक्टर 4 H2O2। H2O2 can act as both oxidizing agent as well as reducing agent। H2O2 दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। When H2O2 acts as an oxidizing agent, जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका रिडक्शन होगा, और जब इसका रिडक्शन होगा तो H2O2 से वाटर बनेगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, H2O2 का जब रिडक्शन होता है तो वाटर बनता है, और H2O2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 बनता है। अब इसे आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिएगा, इधर 2 ऑक्सीजन है यहां 2 लगा दीजिए, इधर 4 हाइड्रोजन है यहां 2 H+ लगा दीजिए, और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। सो वैलेंसी फैक्टर 1 मोल H2O2 के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2। When H2O2 acts as a reducing agent, जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो O2 बनाएगा। H2O2 क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। बैलेंस कर लीजिए, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल H2O2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर होगा 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, H2O2 मैंने क्यों बताया, मैं इसलिए अलग से बताया कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर आप ऑलवेज 2 लेना और 2 से ही सवाल को बनाना। बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारा बुक H2O2 का वैलेंसी फैक्टर किसी किसी केस में 1 लेता है। आप तो हमेशा 2 ही लेना। 1 किस केस में लेना है वो आपको आगे पता लग जाए। आप तो H2O2 की वैलेंसी इन जनरल कहीं भी यूज हो, आप 2 लेना। 1 किस केस में आएगा, जब H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। जब H2O2 क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। यहां पर क्या हो रहा है, H2O2 को अलग से करा रहे हैं, एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक बार रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जब भी H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा। पता नहीं इस केस में क्या लिख दियो, 77 होगा। ब्लॉक करना पड़ता है यार तुम लोगों को। सो वैलेंसी फैक्टर फॉर H2O2 याद रखा कीजिए 2 होगा। अब देखिए केस 5। यह एक इंपॉर्टेंट केस है, वैलेंसी फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। बहुत सारे बुक ऐसा लिखते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में बिना बैलेंसिंग के वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें बिना बैलेंसिंग के डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे बिना बैलेंसिंग। जिस सवालों में बैलेंस करने की जरूरत पड़ जाए वैलेंसी फैक्टर निकालने की, अगर आपने उसे बैलेंस कर दिए तो वैलेंसी फैक्टर फिर निकालने की जरूरत ही नहीं।
फिर बैलेंस कर ही दिया तो स्टोइकियोमेट्री आ गया, तो स्टोइकियोमेट्री से हम सवाल को बनाए। सो हम सिर्फ वही केसेस ले रहे हैं यहां पर जिसमें बिना बैलेंसिंग के हम बैलेंसिंग फैक्टर निकाल सकें। जैसे देखो के आई है, के आई O3 है, इससे I2 बन रहा है और कुछ कुछ बन रहा है, उससे मतलब नहीं। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो चेंज हो रहा है, आयोडीन -1 है, आयोडीन +5 है, आयोडीन यहां 0 है। कल देखिए मैं आपको बताता हूं, कल एक बच्चा मुझे मैसेज करता है, सर आप जो बताए हैं रेडॉक्स में बैलेंसिंग, हम सबसे पहले चार्ज बैलेंस कर दें तो कोई दिक्कत है, उसके बाद आइटम बैलेंस करें? तो हम लिखे नहीं कर सकते हैं। तो लिखता है कि सर सीट में पहले चार्ज ही बैलेंस किया है। तो हम फिर लिखे नहीं, क्या रिप्लाई करें उसको, फिर लिखे नहीं। फिर कहता है सर IO3 माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फिर हम लिखे -2। फिर लिखता है सर IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हमने लिखा +5। कहता है सीट में -1 दिया है, फिर मैंने लिखा नहीं। अब हम क्या रिप्लाई करें? ऐसे तो बच्चे हैं, वही बच्चा, एक ही बच्चा का ये सारा कहानी में सुना रहा। अब कहता है सीट में ये दिया, पहले ही बोल चुका हूं। हाँ, अब बस ये नहीं दिया हुआ होगा सीट में, बट किसी भी सीट, किसी भी मटेरियल और किसी भी इंडियन ऑथर से ज्यादा ऑथेंटिक हूं मैं। आइए इस पे ध्यान देते हैं, बैलेंसी फैक्टर। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए इस सवाल पे। पहले तो ये सोचिए कि क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? मुझे बताओ, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यस नो? सब लोगों ने लिखा यस, हाँ, एक दो लोगों ने लिखा है कम प्रोपोर्शनेशन है। वेरी गुड, ये कम प्रोपोर्शनेशन है, इसका उल्टा डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। तो ऐसा करते हैं, इसे उलट देते हैं। आयोडीन से I- बन रहा है और IO3 माइनस बन रहा है। मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए, मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए, मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए, ये निकालना है। अब सोचो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सो वैलेंसी फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं। ऑफ कोर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन में निकालोगे तो वही वैलेंसी फैक्टर कम प्रोपोर्शनेशन में भी होगा। इसका निकालने में दिक्कत है, इसका निकालने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि 0 से -1 भी हो रहा है, 0 से +5 भी हो रहा है, तो कंफ्यूजन होता है कैसे निकालें सर, इसके में दिक्कत है। लेकिन क्या इसका निकालने में दिक्कत है? तो बैकवर्ड रिएक्शन सोचिए, -1 से 0 हो रहा है, तो इसके में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बैकवर्ड रिएक्शन देखिए, +5 से 0 हो रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दिक्कत उस कंपाउंड में होगा जो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। आयोडाइड सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन से सोचिएगा, आयोडाइड सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडेट सिर्फ रिड्यूस हो रहा है। जब सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा और सिर्फ रिड्यूस होगा तो दिक्कत नहीं होगी। आयोडाइड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयोडाइड में आयोडीन का एक एटम है, सो 1 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 आ गया। आयोडेट में आयोडीन का एक ऑक्सीडेशन, एक एटम है, 1 इंटू हाई माइनस लो, 5 माइनस 0, 5 आ गया। तो मुझे पहले बताओ, आयोडाइड और आयोडेट का निकाला हूं, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? आयोडाइड एंड आयोडेट नहीं आया? हम इसमें कुछ नया नहीं बताया हूं, कम से कम 100 बार अभी अभी किया हूं ऐसा। तो आयोडाइड और आयोडेट में मैं कुछ नया नहीं किया हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। भाई क्या हो रहा है, आयोडीन से I- बन रहा है और IO3 बन रहा है।
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 भी हो रहा है और +5 भी हो रहा है। लेकिन जरा इसका उल्टा सोचिए तो I माइनस प्लस IO3 माइनस से I2, इसके उल्टा में कोई कंफ्यूजन नहीं। -1 से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 से 0 हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें डाउट है क्या? ये I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडेट का रिडक्शन हो रहा है, इसमें डाउट है क्या? नहीं। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का निकालते हैं वैसे निकालिए ना। I माइनस में कोई डाउट ही नहीं है। तो वैलेंसी फैक्टर देखिए इसका निकल गया। 1 मोल में 1 मोल एटम है, 1 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका वैलेंसी फैक्टर देखिए, 1 मोल में 1 आयोडीन है, तो 1 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट 5। इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों डाउट आ रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। सेम ही तो है। अब बताओ, अब समझ में आया आयोडीन, आयोडाइड और आयोडेट का? ये आयोडाइड है, ये आयोडेट है। आयोडाइड और आयोडेट का समझ में आ गया बेटा? जो पहले नो लिखे थे वो लिखो ना। हाँ, अब आयोडीन में डाउट आ रहा है, तो आयोडीन का मैं वैलेंसी फैक्टर लिखता हूं। आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर होगा N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, प्रोडक्ट बाई सम। आप कहिएगा सर आयोडीन का कैसे निकालें? अभी इसको बराबर लिखता हूं। हो सकता है एक पेज में ले आता हूं, एक पेज में ले आता हूं पूरे। N1 N2 क्या है ये सवाल उठेगा। 5/6 अविरब दुबे सही है। N1 N2 क्या है ये समझ में निकालना है। तो I2 से I माइनस हो रहा है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा ये N1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो। अब फिर लिखो I2 से IO3 माइनस हो रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर N2 है। मुझे बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां -1, ये होगा 2 इंटू 0 माइनस -1 बराबर 2, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये होगा 2 इंटू 5 माइनस 0 बराबर 10। मुझे बताओ N1 N2 समझ में आया? N1 N2 है, I2 से I माइनस एक बार बना दीजिए और अगली बार I2 से आयोडेट बना दीजिए। केशव कुमार क्यों नो लिख रहे हो यार? कुछ नया कर रहे हैं क्या? I2 से I माइनस तो यहीं पे करा चुके हैं, क्यों नो लिख रहे हो? I2 से I माइनस का वैलेंसी फैक्टर 2 तो यहीं पे करा चुके हैं, फिर 2 निकाल दिया तो क्यों नो लिख रहे हो? I2 से I माइनस तो यहीं पे करा चुके हैं सबसे पहले, अब फिर निकाल रहे हैं तो कह रहा है नो नहीं आया समझ में। कि क्यों नहीं आ रहा I2 से I माइनस का 2? हाँ, दोनों से वैलेंसी फैक्टर निकालना है अलग अलग। जब N1 N2 का वैल्यू आ जाए तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा प्रोडक्ट बाई सम, 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, 20/12, 5/3। वैलेंसी फैक्टर होगा 5/3। हाँ 5/3 है, 5/6 पहले लिखा था, मुझे लगा सही होगा लेकिन नहीं, सही नहीं था, 5/3 है। मुझे बताना समझ में आया कैसे निकाला? ये ट्रिक है कि हम ऐसे केस में जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला है, ऐसे करके निकालेंगे। बहुत सारा बुक लिखता है कि बिना बैलेंसिंग के नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं कहता हूं यस बिना बैलेंसिंग के निकाल सकते हैं। चलिए एक आप निकाल के दिखाइए, एक रेडॉक्स रिएक्शन में ले लेता हूं, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ले लेता हूं। कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग।
H2O2 से H2O प्लस हाफ O2, इसका वैलेंसी फैक्टर निकाले। E4 solid, OH minus, H2O, PH3, H2PO2 माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालिए, दोनों का निकालिए। पहले का 2 आएगा इसलिए कि H2O2 है। पहले का देखिए, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, डायरेक्ट 2 मत लिखो, जरूरी नहीं कि 2 आएगा। मैंने कहा था H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा तब 2 आएगा, H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा तब 2 आएगा। यहाँ पर H2O2 दोनों की तरह यूज हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी। यहाँ पे 1 आएगा, 1 आप सही बता रहे। सो वैलेंसी फैक्टर होगा N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। H2O2 से H2O -1 -2, N1 बराबर होगा 2 इंटू -1 माइनस ऑफ -2 बराबर 2, और H2O2 से क्या बन रहा है O2, वैलेंसी फैक्टर होगा -1 0, N2 बराबर होगा 2 इंटू 0 माइनस -1 2, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 बराबर 1। H2O2 की वैलेंसी फैक्टर होगा 1। आपने सही निकाला। इसमें निकाले, इसमें निकाले। कुछ बच्चे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे भुका दे रहे हैं एकदम कुत्ते की तरह। बाप रे बाप, कहीं भी नो लिख देते हैं। जिसको 50 बार बता चुके उसमें भी लिख देंगे नो। इसमें दी 0, इसमें फास्फोरस का है माइनस बराबर 2, यहां लिख देता हूं। इसमें फास्फोरस का है -3, इसमें फास्फोरस का है +1। N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 निकालो, P4 से PH3 0 -3, N1 होगा 4 इंटू 0 माइनस -3 12, P4 से H2PO2 माइनस 0 प्लस 1, N2 होगा 4 इंटू 1 माइनस 0 4, यह आएगा 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 48/16 3। सही निकाला था बहुत सारे बच्चों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कुछ बच्चे दिमाग खराब कर रहे हैं एकदम, क्योंकि वो बिल्कुल पहले का भी नहीं पढ़ते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरी बात सुनो, मैंने कितने केस लिए? मैंने लिया टोटल 5 केस इधर लिया और ABCD 3-4 केस ऊपर उधर लिया होगा, तो 5 4 9 केसेस मैंने बताए वैलेंसी फैक्टर के। इसके अलावा भी कुछ केसेस के सवाल आपको मिल सकते हैं। अगर मिलेगा सवाल तो हम सवाल में ही बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें बिना बैलेंसिंग के बैलेंसिंग फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो बैलेंस कोएफिशिएंट गिवन होगा तभी निकाल पाइएगा। एक और रेडॉक्स ही होगा वो केस भी, तो रेडॉक्स में आप डेफिनेशन जरूर लगाइएगा,
वहां भी वैसे ही निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। बैलेंस करके देखेंगे कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और पर मोल के लिए कितना मोल ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंसी फैक्टर होगा। इन जनरल मैं क्या करता हूं, इतने केसेस में ही मैं आपको खत्म कर देता हूं, इतने केसेस में ही सारी मैं निकाल देता हूं। बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको हो सकता है कुछ अलग अलग चीजें आए। जैसे क्या क्या आ सकता है, एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि K2Cr2O7 प्लस HCl, KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2। इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर पूछे और इसका वैलेंसी फैक्टर पूछे, तो इसके वैलेंसी फैक्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। K2Cr2O7 के वैलेंसी फैक्टर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से बताओ कितना हो। तो इसका 6 होगा, 2 इंटू 6 माइनस 3 बराबर 6। HCl की वैलेंसी फैक्टर में दिक्कत आएगी। HCl की वैलेंसी फैक्टर में दिक्कत आएगी। कोई बता सकता है HCl की वैलेंसी फैक्टर में कितना होगा? तो HCl की वैलेंसी फैक्टर बिना बैलेंसिंग के नहीं निकले। HCl की वैलेंसी फैक्टर बिना बैलेंसिंग के नहीं निकले। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे बैलेंस करते हैं। ये रिएक्शन मैं बैलेंसिंग में बताया हुआ हूं, तो डायरेक्ट मैं बैलेंस लिख देता हूं। ये बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आप निकालिए, नहीं आएगा N1N2 से। HCl का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा, नहीं आएगा N1N2। नहीं बनेगा केस 5, नहीं बनेगा, क्योंकि HCl जो है ना -1 से 0 हो रहा है, तो लगता है केस 5 बनेगा, लेकिन -1 से -1 ही रह रहा है। ये एक समस्या है कि सेम में भी रह रहा है। यार प्लीज कुछ पूछो नहीं ना, मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ आलतू फालतू पूछ रहे हो कि कौन सा चैप्टर से स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो देख लेना, मैं समझा रहा हूं, यहां ध्यान दो। HCl का बिना बैलेंसिंग का नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो मुझे आप बताओ इसके लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इस रिएक्शन के लिए, ये बताओ। तो कैसे निकलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुआ है, ये जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालिएगा किसका चेंज हो रहा है नहीं पता चलेगा। तो देखिए आप क्रोमियम से निकाल लो, क्रोमियम Cr2 प्लस 6 है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि Cr2O7 2 माइनस है। आप इसमें से निकालो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, या ऐसे भी कर सकते हो कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर है 1 मोल के लिए, वही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके 1 मोल के लिए 6 मोल ही ट्रांसफर हुआ है, तो पूरे रिएक्शन में 1 ही मोल है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। बैलेंस किए तो ये 14 आया, इसका कोएफिशिएंट कितना आया, तो हम कहेंगे 14 मोल HCl के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 1 मोल के लिए 6/14, 3/7 होगा वैलेंसी फैक्टर। तो सीट में इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, बट मेरा कहना है जिस क्वेश्चन में बैलेंसिंग करने आ जाए उस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फैक्टर निकालने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। वैलेंसी फैक्टर कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं, कोई भी फॉरेन ऑथर वैलेंसी फैक्टर नाम का चीज लिखता ही नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूं कि वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। तो आज तक आईआईटी या एनआईटी में ये नहीं पूछा है वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ये पूछा है कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये नहीं पूछा है वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। सो उन केसेस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए जिन केसेस को बिना बैलेंसिंग के निकाल सकते हैं। जहां भी आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़े वहां पर बैलेंसिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सीट में ऐसे सवाल हैं तो आप फंडा लगाइए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। फर्स्ट रिएक्शन में 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो हम कहेंगे 14 मोल HCl के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 मोल HCl के लिए 6/14 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो वैलेंसी फैक्टर होगा 6/14, दैट इज 3/7। तो इस तरह का कुछ केस अगर सीट में मिलेगा तो उसे क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दिया। सो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर यहां पे खत्म होता है ना। पढ़ाने को कोई 14-15 केस कर दे, लेकिन नहीं, ये 9 केसेस मोर देन सफिशिएंट है। हर तरह का सवाल इससे हो जाए। अब देखिए हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं। इस टर्म को डिफाइन करने से पहले पहले डिफाइन कर देते हैं। पहले तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, number of equivalent is also called number of gram equivalent। एक ही बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। ध्यान रखना, कुछ बच्चा इसको इक्विवेलेंट वेट समझ जाता है, जो कि गलत है। ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर NE से डिनोट करें तो ये होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये डेफिनेशन है कि इट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या किया, ऊपर नीचे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया मोलर मास से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया मोलर मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, मास अपॉन मोलर मास को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। आपको बताया था ना, वैलेंसी फैक्टर होता है, सॉरी, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो याद रखने लायक है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास, एक ये फार्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, एक ये फार्मूला। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, एक ही है, यही फार्मूला को मैं नीचे भी लिख दिया हूं। इन दोनों को याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताना इसका डेफिनेशन जो मैंने दिया क्लियर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मैं एक टर्म और डिफाइन करने जा रहा हूं और उसका नाम है मोलरिटी। तो सॉरी, नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं, और n बराबर होता है
number of equivalent of solute divided by volume of solution in liter। और n बराबर हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट Ne डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। या एक और लिख सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट लिखें, ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर जब मिली इक्विवेलेंट होगा तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा। ऊपर नीचे मिली से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मिली से मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे भी मिली से मल्टीप्लाई किया। सो नॉर्मलिटी हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में लीजिएगा तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। एक तो ये हो गया, ये डिफिनेशन है नॉर्मलिटी का। ये क्या है? डिफिनेशन है नॉर्मलिटी का। अब देखिए, अगर हम नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से तो क्या मिलेगा? मिलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये मिलेगा। नॉर्मलिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो कुछ नई बात मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इसी को नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। फर्स्ट जो लाइन लिखा हूं उसी को दोबारा लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। अब देखिए डाइल्यूशन लॉ, नॉर्मलिटी जो है मोलरिटी जैसा ही टर्म है, तो डाइल्यूशन लॉ भी उसी के जैसा होगा, N1V1 बराबर N2V2। और दूसरा होगा N बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये डाइल्यूशन लॉ मोलरिटी में मैं पढ़ाया था, तो मुझे बताइए कोई दिक्कत है इसको समझने में? डायरेक्ट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर and it decreases with increase in temperature। देखो मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म लिख रहा हूं, नए पेज में चला जाता हूं। मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म लिख रहा हूं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख रहा हूं। आपको बताना है मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट को डी लिखना,
इंडिपेंडेंट को आई लिखना। मोलरिटी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, नॉर्मलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, मोललिटी, ppm, ppb, mass fraction, mole fraction, percentage leveling of oleum, सो जिस भी टर्म के डिफिनेशन में वॉल्यूम आया है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिस भी टर्म के डिफिनेशन में वॉल्यूम नहीं आया, केवल मास या मोल आया है, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए, प्लीज बनाइए। इस ऐसा सवाल, सेम सवाल दे चुका हूं मोलरिटी निकालने के लिए, अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए दे रहा हूं। एक चीज और, प्लीज एक चीज और पहले ध्यान दे लो, छूट गया था। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, relation between normality and molarity. मुझे बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये तो अभी प्रूफ किया था ना। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों साइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसे याद रखेंगे। अब इस सवाल को बनाओ। सिक्स सही लग रहा है मुझे। देखिए इतना परसेंट बाई मास दिया हुआ है, 24.5% बाई मास। क्या मतलब है इसका? मतलब है 24.5 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। दूसरा H2SO4 है और कुछ नहीं लिखा है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। कुछ नहीं लिखा है तो मैंने कहा था मैक्सिमम H प्लस लेना, तो 98/2 49। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सोल्यूट है 24.5, इक्विवेलेंट मास है 49, यह आ गया 0.5। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा 0.5 इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी 100 अपॉन 1.2 और ये आ जाएगा 5 12 50 60 6 नॉर्मल। इस सवाल का मोलरिटी मैंने आपको क्लास में दिया हुआ था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मोलरिटी निकालने 3 आएगा और नॉर्मलिटी हो जाएगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 6 नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। इस सवाल को बनाइए प्लीज। देखिए, नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस निकालना है, तो देखिए जरा सा टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा 200 प्लस 800 1000 ml। अब देखो H2SO4 है, तो H प्लस कितना होगा? H प्लस होगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml देता है मिली इक्विवेलेंट, तो 0.2 इंटू 200 प्लस 0.1 इंटू 800 40 प्लस 80 120 मिली इक्विवेलेंट। एक और बात यहां पे निकल के आ रहा, नहीं बताया हूं तो मैं पहले आपको समझा दूं कि जब मोलरिटी होता था तो मिली मोल निकालते थे तो H2SO4 में 2H होता था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। मोलरिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मलिटी में ऐसा नहीं करेंगे। नॉर्मलिटी में क्या होता है, हम कभी भी ये नहीं बोलते जैसे H2SO4 है, ये 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा, तो नॉर्मलिटी H2SO4 कितना है? 200 इंटू 0.2 40 मिली इक्विवेलेंट है, 40 मिली इक्विवेलेंट है। तो हम ये नहीं बोलते ये 80 बनेगा, नहीं, ये 40 बनेगा, 40 मिली इक्विवेलेंट ही बनेगा और ये 40 मिली इक्विवेलेंट ही बनेगा। क्यों? इसलिए कि नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट में कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इक्विवेलेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं लगा रहा हूं मैं, बट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया नहीं हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया नहीं हूं, तो ये 40 मिली इक्विवेलेंट ही होगा। बोला था ना, मैं सिर्फ इतना पढ़ाया हूं कि जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतना ही इक्विवेलेंट ये होगा, उतना ही इक्विवेलेंट ये होगा। बोला था ना मैं केला से वैसा करके, तो ये सभी का इक्विवेलेंट आपस में बराबर होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही यही है। तो ये 40 ही होगा, 80 नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये 40 ही होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सबका इक्विवेलेंट बराबर में होता है, तो ये 80 होगा। अब देखिए बन गया। अब ये अगर ये पॉइंट अगर आप मान लेते हैं कि सही है, तो नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर ले लो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 120 अपॉन 1000 0.12 नॉर्मल, ये आंसर होगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखिए तो और चीजें क्लियर होगी कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, दिस गिव्स सी प्लस डी, यह एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है
कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखिए, अब यहां देखिए प्लीज कि लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री लगाएंगे तो बोलेंगे ए मोल ऑफ कैपिटल ए विल रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ कैपिटल बी टू प्रोड्यूस सी मोल ऑफ कैपिटल सी एंड डी मोल्स ऑफ कैपिटल डी। लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री लगाने के लिए जरूरी है कि हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए यह भी जरूरी है कि हमें पता हो कौन कौन रिएक्टेंट है और कौन कौन प्रोडक्ट है। तो मेरा टारगेट था कि हम क्या करें, मेरा टारगेट था कि हमें यह भी नहीं पता हो कि किससे रिएक्ट कर रहा है, और हमें यह भी नहीं पता हो कि और क्या क्या बन रहा हो। हमें सिर्फ ये पता हो कि एक किसी से, मान लो कोई रिएक्शन में ऐसे पता हो, एक किसी के साथ रिएक्ट करके डी बना रहा है। अब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है नहीं पता, डी के साथ और क्या बन रहा है नहीं पता, तब भी सवाल को बनाया जाए, मेरा ये टारगेट था। तो ऐसे केस में हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऐसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस equivalent of A reacted बराबर equivalent of B reacted बराबर equivalent of C produced। कोई मतलब ही नहीं है कोएफिशिएंट क्या है, बराबर equivalent of D produced। लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री कहता है कि जितना इक्विवेलेंट ए रिएक्ट करेगा उतना ही इक्विवेलेंट बी रिएक्ट करेगा, उतना ही इक्विवेलेंट सी बनेगा, उतना ही इक्विवेलेंट डी बनेगा। अब मान लो कि कोई रिएक्शन है जिसमें एक किसी के साथ रिएक्ट करके नहीं पता किसके साथ कुछ बनाता है और साथ में डी बनाता है, तो हम कहेंगे ठीक है कोई पता नहीं है तब भी बना लेंगे। अगर दिया हुआ है ये x ग्राम यूज हो रहा है तो ये कितना बना, हम सीधा यूज करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ डी, और सवाल को बना लेंगे, और सवाल को क्या करेंगे बना लेंगे। इस पे सवाल हम करेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं सवाल करने से पहले अब हम बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर को पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, दूसरे को बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से सवाल को बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो और हमें पूरा का पूरा रिएक्शन पता हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरा रिएक्शन नहीं पता हो, बैलेंस भी नहीं हो, क्या हम तब भी सवाल को बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम तब भी सवाल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो मोल कंसेप्ट के हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक नया टर्म इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में टर्म था नंबर ऑफ मोल, मोल कंसेप्ट में एक टर्म था नंबर ऑफ मोल, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म था मोलर मास, इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक नया टर्म डिफाइन किया। थोड़ा सा मैं ना इसको और क्लोज कर लेता हूं, इसको और क्लोज कर लेता हूं। ध्यान से सुनना, हम कह क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं रिएक्शन को बिना पूरा जाने, बिना बैलेंस किए हम सवाल को बनाने का एक टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर मोल कॉन्सेप्ट में है
तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। प्लीज मत लिखो बार बार कि टाइम हो गया, जिसको तकलीफ है बाहर निकले जाओ क्लास से। मोल कंसेप्ट में टर्म है मोलर मास, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में टर्म है इक्विवेलेंट मास। मोल कंसेप्ट में टर्म है मोलरिटी, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में टर्म है नॉर्मलिटी। मोल कंसेप्ट में लॉ है लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इसके करस्पॉन्डिंग लॉ है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो मोल कंसेप्ट के हर टर्म के लिए तुम लोग यार लिखना नहीं छोड़ोगे। मोल कंसेप्ट के हर, मैं तो रेस्ट करना है चले जाओ ना, बाद में मेरा वीडियो देख लेना, मुझे क्यों बार बार रिमाइंड करते हो रेस्ट करना है 15 मिनट के लिए। मोल कंसेप्ट के हर टर्म के लिए हमने एक टर्म इक्विवेलेंट कंसेप्ट में डिफाइन किया, और आज मेरा डिफिनीशन कंप्लीट हुआ इक्विवेलेंट कंसेप्ट के। और हर टर्म का रिलेशन है इसके साथ, देखो क्या रिलेशन है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हर टर्म जो मोल कंसेप्ट में पहले डिफाइन हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म इक्विवेलेंट कंसेप्ट में डिफाइन किया, और दोनों में रिलेशन डेवलप किया, और उस रिलेशन का नाम है, कैसे डेवलप हुआ, वैलेंसी फैक्टर से। अब हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सवाल को सॉल्व करना विदाउट यूजिंग कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एग्जांपल लेंगे, और टाइट्रेशन बाकी रह गया है, सिर्फ बाकी सब खत्म हो गया है। होमवर्क करके आना, 2 मिनट के लिए आप हमें इतनी बात लिख देते हो, टाइम हो गया। 40 बार बच्चों ने लिखा है, टोटल टाइम हो गया, जो गलत है। एक ही बच्चा 20 बार लिख देता है। हमेशा आप मुझे इरिटेट करते हो, पता नहीं आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो, मेरी समझ से बाहर है। हर एक क्लास आपकी 500 से 1000 रुपए की होती है। 150 रुपए की मूवी टिकट लेके 3 घंटा आराम से देख लेते हो। अब तुमको 500 से 1000 रुपए देख करके तुम एक लेक्चर अच्छे से नहीं सुन सकते हो। कैसे तैयारी होगी तुम्हारी आईआईटी की? आईआईटी है यार, 1000 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो बाकी के 999 बच्चे की तरह रहना चाहते हैं? ऐसे नहीं होगा बेटा, मेहनत करना होता है तभी सफलता मिलती है। आपको तो 1000 में आना है, उन लोगों को देखिए जो लोग टोक्यो ओलंपिक में खेल रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए, उन्हें कितने लोगों में आना हो। एनीवे, आप नहीं समझोगे क्योंकि मैच्योर एनफ मैच्योर नहीं हो, मैं आपको बस भेज दूं। अब आप जा सकते हो, मैं कुछ सुनूंगा भी नहीं आपका, इंड कर